हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। सामान्य हिंदी से बहुत ही विशेष टॉपिक यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्योंकि मैं क्रिया आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आज बारी है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में समझाने की। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, क्रिया विशेषण शब्द के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो इन सभी बारीकियों को आज हम लोग समझ के चलेंगे। और आज ऐसा समझ लेंगे कि शायद आज तक हमने ऐसा समझा नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्रिया विशेषण पढ़ाने से पहले कुछ आप लोगों को अलग से एक जानकारी देना चाहूँगा। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के आपके दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद। जब तक कुछ भी ना लगा हुआ हो उसके साथ में, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, तब तक कुछ भी ना लगा हो और आप लोगों से सिंपल पूछे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आपका दो ही उत्तर होगा। क्योंकि एक अर्थ होता है इसका सार्थक, सार्थक। दूसरा अर्थ शब्द का होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ होता है, और एक होता है निरर्थक, यानी कि निर का मतलब होता है बिना, बिना अर्थ के। तो सार्थक और निरर्थक ये शब्द के दो अर्थ होते हैं। अच्छा, ये जो सार्थक है, निरर्थक से कोई जो और शब्द है या किसी और का विकास नहीं होता। इस सार्थक से कई प्रकार के जो शब्द हैं उनका विकास होता है। सार्थक से किस किस का विकास होता है, जरा मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूं। सार्थक में आता है, आप लोगों से पूछे सबसे पहले सार्थक के अंतर्गत कि रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं, तो आंसर 3 होगा। रचना बनावट के आधार पे कौन सा होता है? एक होता है रूढ़, दूसरा होता है दोस्त यौगिक, यौगिक होता है, तीसरा होता है योग रूढ़। ये रचना या बनावट के आधार पे शब्द के भेदों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज मैं बात करता हूँ उत्पत्ति के आधार पे, ये तो रचना के आधार पे हो गया। उत्पत्ति के आधार पे कभी आप लोगों से पूछे कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद होते हैं 4। उनमें सबसे पहले नंबर आएगा तत्सम का, तत्सम। दूसरा नंबर आएगा तद्भव का, तद्भव। तीसरा नंबर देशी यानी कि देशज शब्द। चौथा नंबर आता है दोस्त विदेशी शब्द का, विदेशी शब्द का आता है। तो ये उत्पत्ति के आधार पे हो गए। ठीक है, अगला नंबर जो आता है, अगला नंबर वो आता है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 ही भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एकार्थी शब्द, है ना, जिनके एक अर्थ निकलते हैं। एक होता है अनेकार्थी शब्द, अर्थात जिसके अनेकार्थी अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला नंबर आता है पर्यायवाची का, पर्यायवाची। और एक आता है विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द का। तो ये अर्थ के आधार पर भी शब्द के 4 भेद होते हैं। इसके अलावा भी से ही सार्थक से ही उत्पत्ति होती है। चौथे नंबर की वो होती है विकार के आधार पे शब्द के भेद। किसके? विकार के आधार पे। अगर आप लोगों से पूछे विकार के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। कौन कौन सा? शब्द के भेद विकार के आधार पे होते हैं विकारी, विकारी अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, जिनसे दूसरे शब्द बन जाएं। दूसरा होता है अविकारी, अर्थात जिसका विकार ना हो या जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, अविकारी। अभी जो विकारी है इनकी संख्या भी 4 होती है और अविकारी की संख्या भी 4 होती है। ये जो विकारी है इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है। अविकारी के अंतर्गत जो आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषमादि बोधक आता है। आपसे पूछे विकार के आधार पर शब्द के भेद कितने? 2। अगर पूछे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, तो भी आंसर 2 ही होते हैं शब्द के, ठीक है ना। अगर आप लोग इससे पूछे रूपांतरण के आधार पे शब्द के भेद, तो रूपांतरण के आधार पे भी शब्द के 2 ही भेद होते हैं। विकारी 4 होते हैं, अविकारी 4 होते हैं। इस प्रकार से अगर हम बोलें कि भाई जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, है ना, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या आपकी 8 होती है।
यानी विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक ना। तो आप लोगों से पूछेगा कि भाई विकारी, जो विकारी होते हैं उनके भेद कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। विकारी और अविकारी उसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगर आपसे पूछे विकार के आधार पर शब्द के भेद, तो होते 2, और आपसे विकारी और अविकारी को मिला के पूछे तो आपके 8 हो जाएंगे, क्योंकि 4 भेद इसके होते हैं, 4 ही इसके होते हैं। यहाँ तक लाइन क्लियर हुई। देखिए अब पढ़ने वाले हैं हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं हम लोग। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें जाके देख सकते हैं। आज बारी है अविकारी को समझने की। अविकारी को दूसरा नाम दिया गया है अव्यय। अव्यय अर्थात जिसका व्यय ना हो, जिसका खर्च ना हो, अर्थात जिससे कोई दूसरा शब्द बनाया ना जा सके, अर्थात अविकारी जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, विकार उत्पन्न ना हो। अगर आप लोगों से पूछे अव्यय अविकारी के भेद कितने होते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा 4। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे अविकारी के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, तो 3, क्योंकि क्रिया विशेषण इसके भेदों के अंतर्गत फिर मुख्य रूप से इसे स्थान नहीं दिया जाता। किसे? क्रिया विशेषण को। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अव्यय में या अविकारी के अंतर्गत मुख्य रूप से किसे स्थान नहीं दिया जाता, तो क्रिया विशेषण मुख्य रूप से शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा। बारी है अव्यय को समझने की। थोड़ा सा अव्यय क्या होता है, अविकारी क्या होता है। विकारी का तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। परिभाषा देखिए अविकारी की, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके रूप में, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन पे लिंग का, वचन का, पुरुष का, कारक का, काल का आदि का किसी का कोई प्रेशर ना पड़े, प्रभाव ना पड़े, है ना, तो या उनमें कोई परिवर्तन ना हो इनकी वजह से, तो वो शब्द अविकारी कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब अविकारी कौन कौन से शब्द होते हैं, जरा आप लोग यहाँ उदाहरण से समझिए। जब, तब। अब देखो जब, तब, है ना, अभी, इनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, इनसे दूसरे शब्द नहीं बनाए जा सकते। अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, किंतु, परंतु, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि, ये कैसे शब्द हैं? अव्यय, अर्थात इनका व्यय नहीं होगा, इनसे दूसरे शब्द नहीं बनाए जाएंगे। जैसे यहाँ आप लोग समझ के चलिए, वह धीरे से हंसता है। धीरे से हंसता है या धीरे से चलता है। धीरे से चलना, चलना क्या है? चलना है क्रिया, और चलना है क्रिया, वह क्या है? वह है सर्वनाम। तो आप लोगों को पता होगा क्रिया विशेषण क्या काम करता है। तो क्रिया विशेषण काम करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। चलता तो है, चलना क्रिया हो गया, लेकिन धीरे से चलता है। तो धीरे से क्या है, यहाँ उसने विशेषता प्रकट कर दी, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही क्रिया विशेषण है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए धीरे से आ गया, ये क्या है? धीरे से चलता है, ये है आपका क्रिया विशेषण। वह जोर से हंसता है, हंसना क्या है? क्रिया, लेकिन जोर से हंसता है, तो क्रिया की विशेषता बता दी इसने कि जोर से हंसता है। और वह क्या है? यहाँ पे सर्वनाम है, याद रखना। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों की, ठीक है। तो कहने का मतलब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से पूछे व्याकरणिक प्रकार्य या विकार या प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो व्याकरणिक प्रकार्य लगा हो, विकार पूछे, प्रयोग पूछे, रूपांतरण के आधार पर पूछे, तो आप लोग कहेंगे सर आंसर होता है 2। कितने होते? 2, क्योंकि एक होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी, है ना। विकारी व अविकारी जो होते हैं, इनके कुल कितने भेद होते हैं, तो इनके कुल जो भेद होते हैं विकारी और अविकारी के, वो 8 होते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि 4 विकारी के होते हैं, 4 अविकारी के होते हैं। लेकिन आप लोगों से पूछे विकार के आधार पे, तो 2 भेद होते हैं, एक विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। आप लोग सिंपल यहाँ देख रहे हैं चीज़। विकारी के भेद कितने होते हैं? 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। वहीं अविकारी के भेदों की संख्या ये भी 4 होती है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक। और आज बारी हमने अविकारी से ली है क्रिया विशेषण को पढ़ाने की। इससे आगे की वीडियो में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमादि बोधक भी हम आप लोगों को पढ़ाते हुए नजर आएंगे। विकारी व अविकारी के कुल भेद पूछे तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। आप लोगों से पूछेगा अव्यय अर्थात अविकारी के भेद कितने होते हैं।
आपका आंसर जाएगा 4। लेकिन मुख्य रूप से पूछे कि अविकारी के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद, क्योंकि अव्यय के मुख्य भेद में क्रिया विशेषण नहीं आता है, अर्थात क्रिया विशेषण को मुख्य रूप से अव्यय के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, याद रखना। अगला पॉइंट, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के 5 भेद हैं। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अव्यय के कितने भेद है? 5। या किसके अनुसार अव्यय के 5 भेद हैं? किशोरीदास वाजपेयी को मान के चलना है आप लोगों को, क्योंकि इन्होंने निपात को भी अव्यय का भेद माना है। आप लोगों से पूछेगा किसने निपात को अव्यय का भेद माना है? किशोरीदास वाजपेयी ने निपात को अव्यय का भेद माना है। कोशिश मैंने की है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, और आप लोगों की मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा क्रिया विशेषण से, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से टॉपिक वाइज मुझे प्रैक्टिस करानी है। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसे मैं वहाँ वरीयता दे दूंगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अब हम लोग आ चुके हैं इस टॉपिक पे। ठीक है भैया, तो क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? आखिर ये क्रिया विशेषण होता क्या है? तो देखिए, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता प्रकट करना किसका काम होता है? ये क्रिया विशेषण का ही काम होता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करना। ठीक है भैया, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि वह धीरे से चलता है, चलने की विशेषता बता दी कि धीरे से चलता है। तो क्रिया विशेषण क्रियाओं की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण, विशेषण का मतलब ही विशेषता बताने से होता है दोस्त, या खासियत प्रसिद्धि बताने से होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। तो डेफिनेशन आप लोगों ने जान ली, क्रिया की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है, घोड़ा तेज भागता है। घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। भागना क्या है? भागना ये क्रिया है, और भागना क्रिया है। इसकी विशेषता बता दी कि तेज भागता है ना? तेज भागता है क्या है? क्रिया विशेषण है ना? क्रिया विशेषण है। अगर कहते बहुत तेज भागता है तो आप लोग प्रविशेषण कह सकते हैं इसे। इस वाक्य में भागना क्रिया है, तेज शब्द हमें क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वह कितनी तेजी से भाग रहा है, अर्थात तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण से संबंधित है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार से आगे आइए, क्रिया विशेषण के थोड़े से एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया हो गया, इसकी विशेषता बता दी, धीरे धीरे चलता है वो, है ना? रमेश तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया हो गया, लेकिन तेज दौड़ता है तो तेज ने विशेषता बता दी। मीरा भीतर बैठी है। बैठना क्या है? क्रिया, लेकिन भीतर बैठी है ना? विशेषता बता दी कि भीतर बैठी है वो। दौड़ना क्रिया है, तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो तेज वर्ड क्या है? विशेषता बताने का काम कर रहा है। अब नीचे आ जाओ। अब नीचे आ जाओ, ठीक है ना? आना, आना जाना क्रिया हो गया, लेकिन विशेषता बता दी, नीचे आ जा भैया, नीचे आ जा, इशारा दे रहे हैं। सीता उठती है कब? सवेरे। सीधा उठना कब? उठना क्रिया हो गया। अच्छा, सवेरे उठती है तो सवेरे वर्ड ने उसकी विशेषता बता दी, है ना? चलो, मैं तुम्हें दिन में देखूंगा। देखूंगा, देखना क्रिया, लेकिन कब देखेगा? दिन में देखेगा। तो ये दिन में देखना क्या है? ये क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ के चलिएगा। ठीक है भैया, अब एक हो सकता है कि वह अवश्य आएगा। आना क्रिया हो गया, अवश्य आएगा जोर दे के बात बोली है ना? वह शायद खाएगा, तो शायद वर्ड भी क्या है? तो ये वह शायद खाएगा, खाना की विशेषता बता रहे, शायद खाएगा। हमारी पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। हमारी पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिकना क्या है? क्रिया है, ठीक है ना? धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो धड़ाधड़ क्या हो गया? ये विशेषण या विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसलिए क्रिया की विशेषता बताते हुए ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछेगा कि भी क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से भेद आप लोगों के होते हैं। कैसे? अर्थ के आधार पे पूछे तो अर्थ के आधार पे अगर मैं बात करता हूँ क्रिया विशेषण के भेद की, क्योंकि अर्थ के आधार पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 99% आप लोगों का क्वेश्चन यहीं से बन के आ जाता है, अर्थ के आधार पे, जिसमें कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक, इन चारों से ही क्वेश्चन आप लोगों का 99% जो है वो आ जाता है। तो क्या यही होते हैं
क्रिया विशेषण और भी डिफरेंट भेद नहीं होते? तो बिल्कुल होते हैं। अर्थ के आधार पे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। नोट पॉइंट करके डाल दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है ना, स्थानवाचक और परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। तो ये अर्थ के आधार पे होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों से पूछे प्रयोग के अनुसार, तो पढ़ेंगे हम इस वीडियो में वो भी, लेकिन पहले इनको पढ़ेंगे। प्रयोग के अनुसार, तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, जिसमें साधारण, संयोजक और अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता है। अगर मैं बात करूं इसमें कि भाई क्या यही होता है, रूप के आधार पे नहीं होता? बिल्कुल होता है रूप के आधार पे। तो रूप के आधार पे भी क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा यौगिक क्रिया विशेषण, तीसरा संयुक्त क्रिया विशेषण, या उसे नाम देते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। तो ये रूप के आधार पर भी 3 भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर भी 3 भेद होते हैं, और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पढ़ेंगे हम सबको, लेकिन पहले निपटारा इनका करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही आप लोग का क्वेश्चन आता है। 99% क्वेश्चन आप लोग का यहीं से फंस जाता है। तो हमारा मेन फोकस इन पे रहेगा, और इनको केवल हम एक नज़र में कवर करेंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो इनसे भी। सबसे पहला नंबर डाल दीजिए, कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा क्रिया विशेषण का, है ना। काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? देखिए, काल का मतलब, टेंस का मतलब ही समय से होता है। अर्थात जो क्रिया के समय, क्रिया की विशेषता की समय का बोध कराएगा, कि भाई किस समय क्रिया की जो विशेषता है वो बताई गई है, ठीक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की समय का बोध होता है ना। और ये बोध होता है किस समय क्रिया की विशेषता जो है वो बताई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप लोग इसे नोट करके चलिएगा एक एक चीज, ठीक है। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय का ज्ञात हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुत अधिक कौन कौन से शब्द आते हैं? तो ये शब्द बहुत ज्यादा आते हैं, जो आप लोग नीचे देख रहे हैं। कैसे? अब, मैं अब आ रहा हूं, ऐसे सेंटेंस। ये सेंटेंस के अंतर्गत ये वाले शब्द यदि आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, तो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और आप लोग इसे अपने सेंस से सोच के चलिएगा। अभी, मैं अभी आ रहा हूं, तो अभी का मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम? उसे समय। फिर भी निरंतर, हम निरंतर लगे हुए हैं। निरंतर का मतलब इस टाइम भी लगे हुए हैं। समय, यदा, कदा, हमेशा, तभी, तत्काल, शीघ्र, पूर्व, बाद। मैं शीघ्र आऊंगा, शीघ्र का मतलब जल्दी, समय बता दिया, मैं शीघ्र आ रहा हूं, है ना। पूर्व, मैं इतने वर्ष पूर्व आऊंगा, है ना। तो समय का बोध करा रहा है। पीछे, तुम मेरे से 5 साल पीछे हो, है ना, तुम मेरे से इतना पीछे हो, तो समय का बोध करा रहा है। तत्पश्चात, है ना, तदनंतर, कई बार, फिर भी, कब, परसों, अभी अभी आया हूं, कभी कभी मैं गुनगुना लेता हूँ। समय जब मिलता है, समय में कभी कभी गुनगुना लेता हूँ। तो ट्रिक से भी याद रखो, तब, जब, आज, कल, कभी ना कभी, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, ऐसे बोलते हो ना, कभी ना कभी। तो कभी ना कभी का मतलब समय का बोध करा रहे हैं। सदा, दिन किसी पे एक से नहीं रहते। आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। रात भर बारिश होती रही, घड़ी घड़ी में तुम्हारा इंतजार देखता रहा। एक बार, पहली बार, क्षण भर, कितनी देर में, जल्दी और बार बार। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी काल बोधक से क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्योंकि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस में? सेंटेंस में ये समय बताने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोस्त, याद रखना। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, कैसा है क्रिया विशेषण? तो समझ जाइएगा, रीति बोधक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन कालवाचक के, मैं अभी आ रहा हूं, अभी, है ना, फिर कभी चलेंगे, फिर कब मिलोगी, ऐसे, है ना, फिर कब मिलेंगे, ऐसे बोलते हो ना। कब का मतलब समय पूछ रहा है। पानी निरंतर बह रहा है ना, बारिश निरंतर हो रही है। क्षण भर का प्रेम कभी भी भंग हो सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब इसमें भी आप लोग इन शब्द को लिख लीजिएगा। इन शब्दों में ही चमत्कार है। यही शब्द यदि आप लोगों को सेंटेंस में कहीं देखने के लिए मिले, कालवाचक ठोक दीजिएगा और सेंस लगाइएगा। समय का बोध होना चाहिए सेंटेंस में। इसमें
अगर मैं बात करूं समय बोधक के अंतर्गत, क्योंकि कुछ अवधि का बोध भी कराएंगे, यानी कि टाइम पीरियड का बोध कराएंगे, कुछ पुनः जो बार बार की घटनाओं का बोध कराएंगे, लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत? सभी आएंगे काल बोधक के अंतर्गत ही। क्या सर ऐसे भी पूछ सकता है हमें कालवाचक के किसके अंतर्गत आएंगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, ऐसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है ना। समय बोधक जैसे कि समय के बारे में बताएगा, आज आऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा, अब आ रहा हूँ, जब आऊंगा, तब आऊंगा, कब आऊंगा, है ना, अभी अभी आया हूँ, कभी कभी गुनगुना लेता हूँ, सुबह आऊंगा, शाम में आऊंगा। तो ये सब समय का बोध करा रहे हैं, समय बोधक है। अवधि का मतलब एक टाइम पीरियड का बोध हो जाएगा वहां पे, आज कल, है ना, आज कल, तो अवधि का बोध हो गया आज और कल। लगातार टाइम पीरियड बन गया, लगातार लगे हुए हैं भाई, रात भर हमने खाना तक नहीं खाया, एक बार तो आ जाओ, एक बार, दिन भर मैं दिन भर काम करता रहा, क्षण भर, है ना। इस प्रकार से ये अवधि का बोध करा रहे हैं, टाइम पीरियड का। पुनः बोधक का मतलब एक जैसा शब्द मिलेगा, या फिर पुनः का मतलब दोबारा बोधक, दो बार का ज्ञान कराएगा, दो बार। पुनः का मतलब दो बार का बोधक होगा, बार बार, हर बार, कई बार, घड़ी घड़ी इत्यादि सेंटेंस आएंगे काल बोधक के अंतर्गत या काल वाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग समझ के चलते हैं एग्जाम्पल से। अच्छा, श्यामू कल मेरे घर आया था, कल आया था, समय का बोध करा दिया, अभी कल आया था वो। तुम बार बार फेल हो जाते हो, बार बार का मतलब समय का बोध कराने की कोशिश कर रहे, बार बार फेल हो जाए, तुम पास ही ना हो रहे, है ना, बार बार तुम फेल हो जाते हो। अच्छा जी, आगे आइए, तुम हर बार हरिद्वार जाते हो, हर बार जाते हो भाई, टाइम बता दिया, है ना, सावन के महीने में हर बार जाते हो। तुम रात भर रोते हो, टाइम बता रहा है, रात भर रोते हो। वे लगातार मेहनत करते हैं, लगातार, टाइम बता रहा है। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, शाम का समय बता दिया उसने। मैं सुबह में जल्दी उठता हूँ, है ना, मैं सुबह जल्दी खाना खाता हूँ, मैं शाम में खेलने जाता हूँ, या फिर मैं शाम को खेलता हूँ, सब में समय का बोध हो रहा है। मैंने सुबह खाना खाया था, मैं रात खाना खाकर सो गया था, है ना, रात समय का बोध करा दिया, है ना। अच्छा, परसों बरसात होगी, कल बरसात होगी, ऐसे सेंटेंस आ जाएं। सेंटेंस में आप लोग जब पढ़ें तो समय का बोध हो जाए, तो वही आप लोग को कालवाचक के अंतर्गत लपेट देना होता है। क्लियर हो गया भैया? ये सारी कंडीशंस आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरे पे आ जाओ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अभी अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार तो चार भेद होते हैं ना क्रिया विशेषण के, जिसके अंतर्गत शामिल किया जाता है कालवाचक को पढ़ चुके हैं, स्थानवाचक को, परिमाणवाचक को, रीतिवाचक को। तो पहले हम लोग अर्थ के अनुसार पढ़ रहे हैं। रीति का मतलब समझ जाइए, रीति रिवाज से, है ना, हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं। रीति रिवाज का मतलब समझ जाइए, ठीक ना, क्या है? प्रकार है, शैली है, स्थिति और ढंग का बोध होगा। ये रीतिवाचक होता क्या है समझिए, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध हो, कि किस प्रकार से क्रिया, किस रीति रिवाज से क्रिया संपन्न हुई है, किस शैली में संपन्न हुई है, किस स्थिति में क्रिया संपन्न हुई है, किस रीति से, समझ जाइएगा मतलब स्थिति, शैली, और किस ढंग से क्रिया संपन्न आपने की है ना। ऐसे किस प्रकार से आप लोगों ने कौन सी रीति लगाई है, किस प्रकार से क्रिया संपन्न किया है, ट्रिक से भी जोड़ के याद कर सकते हो। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ढंग, स्थिति, शैली का मतलब ही किससे हो गया? विधि से हो गया, तरीके से हो गया, है ना। याद रखिएगा, तुम कहते हो ना हमारी रीति है, ये हमारे प्रकार है, ये हमारी शैली है, हम ऐसे ही काम करते हैं, हम ऐसे ही अंदाज से जीते हैं, ये हमारी रीति है, ये हमारा ढंग है, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। तो याद रखना, क्रिया कैसे हो रही है, उसके प्रकार के, उसकी शैली के, उसकी स्थिति और उसके ढंग का बोध होता है रीतिवाचक के अंतर्गत। ज्यादातर इसमें ये शब्द शामिल किए जाते हैं, मैंने एक एक शब्द छान मारा है आप लोगों के लिए, मेहनत की है, फिर भी यदि कोई छूट जाता है तो मैं आप लोगों को उस शब्द को प्रैक्टिस जो सेट बनाऊंगा इस चैप्टर से, उसमें कवर कराने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया दोस्त? चलिए, अच्छा, तो अचानक, अचानक मेरी आंखें खुली, है ना, ये क्या है? अचानक, ये रीति है, रीति बता रहा है। सचमुच, ठीक,
एकाएक मैं उधर देखा, तो एकाएक देखा तो मैंने किसी ढंग से, किसी शैली से देखा होगा। अचानक किसी की तरफ देखा मैंने तो किसी ढंग, किसी स्थिति को देख के मेरी नजर गई होगी उस पे। ऐसे सोचिए, सचमुच, सचमुच, ठीक है, ठीक, ठीक है, कोई काम ठीक होगा तो हम उसकी प्रकार, उसकी शैली को देखेंगे भी ठीक है कि नहीं है ना। झटपट, आप ही आप, है ना, आप ही आप बुड़बुड़ा रहे हो भाई, तुम्हारी शैली, तुम्हारा ढंग, है ना, तुम्हारी रीतियां क्या यू, ऐसे तो पूछोगे। अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसे वैसे, सहसा, है ना, तेज, सच, अतः इसलिए, क्योंकि, नहीं, न, मत, कदापि, तो, हो, मात्र, भर, गलत, सच, झूठ, धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, धड़ाधड़, है ना, यथा, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, कदाचित, बहुत करके, हाँ, जी, जरूर, अतएव, किस लिए, क्योंकि, तेजी से, फटाफट, धड़ाम से, कभी नहीं, कदापि नहीं, जल्दी जल्दी, संभव है, धीरे धीरे, झूमते हुए, है ना, इत्यादि, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ। चलिए, अब यहाँ रीतिवाचक का जो वर्गीकरण किया जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से किया जाता है, लगभग 5 से 6 प्रकार से किया जाता है। मैं पढ़ा के चलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, सबसे पहले आता है निश्चय बोधक। ऐसा पढ़ो जो इन फ्यूचर कभी पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। पढ़ाने के लिए मैं 20 मिनट में खत्म कर सकता हूँ इस क्रिया विशेषण को, लेकिन 20 मिनट में 20 मिनट की ही नॉलेज मिलेगी आप लोगों को, याद रखना। निश्चय बोधक, रीतिवाचक में भी निश्चय बोधक होता है, जिसमें निस्संदेह, सचमुच, निश्चय का बोध होगा तुम्हें, निश्चय का, बिल्कुल निश्चय का, निसंदेह, जिसपे संदेह ना किया जा सके, यानी निश्चित है, सचमुच, जरूर, अलबत्ता, दरअसल, है ना, वस्तुतः, बेशक, अवश्य, सही, यथार्थ आदि जैसे शब्द आप लोगों को रीतिवाचक में निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया, है ना, बस समझ के चल रहे हैं आप लोगों को। केवल प्रकार बोधक में आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रकार का मतलब ही समझ जाइए, काइंड, प्रकार, ऐसे, है ना, ऐसे खिलौने, तो प्रकार का बोध करा दिया, धीरे धीरे, है ना भाई, वैसे, कैसे, सहसा, है ना, ये प्रकार बोधक है। ध्यान पूर्वक, मन से, सावधानी से, तेज, ध्यान से, मानो, स्वयं, परस्पर, अचानक, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट, आफी आफ, यों ही, ये सब प्रकार बोधक, यानी प्रकार का बोध कराएंगे आप लोगों को सेंटेंस में। किसके अंतर्गत आता है प्रकार बोधक, रीतिवाचक के अंतर्गत। क्या इतना डीप जाके पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा, केवल समझना है आप लोगों को, इतना भीतर जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछेगा कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, उपयुक्त वाक्य में जो जल्दी जल्दी है इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। तो जल्दी जल्दी काम करने की हमारी शैली होती है, शैली, ढंग, इसलिए रीतिवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। अनिश्चय बोधक जो अनिश्चितता का बोध कराएगा, शायद, कदाचित, है ना, शायद का मतलब अनिश्चितता का बोध करा रहा है ना, संभव है, संभव है मैं आज आऊं, तो ये अनिश्चय बोधक हो गया। रीतिवाचक के अंतर्गत भी अनिश्चय बोधक, प्राय, हो सकता है आज बारिश हो सकता है, संभावना वाली बात, अनिश्चय बोधक, यथासंभव इत्यादि, तो अनिश्चितता का बोध कराएंगे रीतिवाचक के अंतर्गत। यानी कार्य होने की जो शैली है, कार्य होने का जो ढंग है ना, जो कार्य हुआ है, जो क्रिया हुई है, उसके होने की शैली, और उसमें भी उस अनिश्चितता का बोध करा रही होगी रीतिवाचक के अंतर्गत, याद रखना। अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक कैसे होता है, अवधारणा, है ना, किसी की धारणा, मात्र, ही, तो, तक, भर और भी, ये अवधारणा बोधक हैं, अवधारणा का बोध कराएंगे, याद रखना। स्वीकार बोधक क्या होता है, तो स्वीकार जो बोधक होता है, ठीक, सच, हाँ, हाँ जी, ये होता है। ठीक है,
स्वीकार बोधक होता है। ये आपका किसके अंतर्गत आता है? रीतिवाचक के अंतर्गत आता है। निषेध बोधक, निषेध बोधक में न, नहीं, झूठ, गलत, मत इत्यादि आते हैं। और कारण बोधक जो होता है, ये कारण बोधक या जिसे हम लोग प्रश्न बोधक भी कह सकते हैं। तो इसमें क्यों, कब, है ना, काहे को, इसलिए, अतः, एवं इत्यादि जैसी घटनाएं आती हैं। ये रीतिवाचक के प्रकार होते हैं, उसके अंतर्गत आप लोगों को ये चीज जो है वो समझ के चलना है केवल। ठीक है भैया, इतना हो गया। अब आप लोग उदाहरण से समझिए। उदाहरण कैसे? अचानक काले बादल घिर आए। अचानक काले बादल घिर आए, अचानक को मैंने आप लोग को किस में कराया था? जो मैंने अभी रीतिवाचक में कराया है अचानक को। रीतिवाचक में भी पहला भेद मैंने आप लोग को कौन सा कराया था? तो देखिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अचानक काले बादल घिर आए, ये रीतिवाचक का तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन रीतिवाचक में भी आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा प्रकार बोधक, क्योंकि प्रकार का बोध हो गया। क्योंकि ये रहा देखो अचानक वर्ड, इस प्रकार से। तो आप लोगों से कभी पूछे रीतिवाचक के किस में, प्रकार बोधक के अंतर्गत जा रहा है। अचानक से काले बादल घिर आए, इस प्रकार से। अमित ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है वो, है ना। ध्यान पूर्वक पढ़ना यानी कि शैली है उसकी ध्यान पूर्वक पढ़ना, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रीतिवाचक में भी अगर पूछे तो प्रकार बोधक हो गया, लेकिन इतना नहीं पूछेगा, इतना आप लोग को नहीं समझना है भाई। रमेश धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है, देखो ये रहा, है ना, चलता है लेकिन धीरे धीरे। जो चलना क्रिया हो गया, क्रिया की विशेषता बता दी, धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता है। नेहा कड़ी मेहनत कर रही है, तो करना क्रिया हो गया, लेकिन कर क्या रही है? मेहनत कर रही है, कड़ी मेहनत, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। नई जगह पर धीरे धीरे चलना चाहिए, धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह तेज दौड़ता है, तेज खाता है ना, ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, है ना। वह मेरी ओर मुस्कुरा कर देख रही थी, है ना, देखना क्रिया हो गया लेकिन मुस्कुरा कर देख रही थी, याद रखना। ये रीति है उसका, या उसका ढंग है मुस्कुरा कर देखना हमारी तरफ, है ना, याद रखो। सुरेश ध्यान से चलता है, ध्यान से चलना उसका ढंग है, शैली है उसकी, है ना। उमेश हमेशा सच बोलता है, सच बोलना उसकी शैली है, उसकी आदत है ना। अमित गलत चाल चलता है ना। चलना, चाल चलना उसकी क्रिया होगी लेकिन गलत चलता है, विशेषता बता रहा है, तो गलत चाल चलना उसकी विशेषता हो गया, है ना, क्रिया की विशेषता। चलना क्या हो गया? क्रिया, और गलत चाल चलिए तो विशेषता बता दी। नरेंद्र ध्यान पूर्वक पढ़ाई करता है, पढ़ाई करना क्रिया होगी लेकिन ध्यान पूर्वक करता है, और ये भी आप लोगों का प्रकार बोधक के अंतर्गत आ जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे का पूछेगा क्या है? क्रिया विशेषण, कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, याद रखिएगा ये चीज। आगे आ जाइए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के स्थान का, कि किस स्थान पे क्रिया समाप्त हुई है, स्थान बोधक ये बोध कराता है, याद रखना। डेफिनेशन, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा किसी क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है ना। स्थान से ही आप लोग को रिलेट हो गया होगा, स्थान का वाच करने वाला यानी कि उसके बारे में बोध कराने वाला, वाचक उसका, स्थान का वाचक, है ना। इसमें कौन कौन से शब्द ज्यादातर आते हैं? बाहर, है ना भाई, मैं बाहर खड़ा हूँ, स्थान बता दिया, बाहर खड़ा हूँ। भीतर बैठा हूँ, ये स्थान बताया। अंदर हूँ, यहाँ हूँ, वहां हूँ, किधर हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ, कहाँ हूँ, जहाँ हूँ, सही हूँ, है ना। तो स्थान का बोध करा रहा है। दूर हूँ, अन्यंत्र हूँ, यानी अन्यत्र का मतलब किसी और जगह हूँ, इस ओर हूँ, उस मकान के उस ओर हूँ, दाएं हूँ, बाएं हूँ, ऊपर हूँ, नीचे हूँ, सोना हूँ, है ना, सो रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, है ना भाई। अच्छा, ऊपर हूँ इत्यादि, ये सभी स्थान, है ना भाई। सोना, बैठना, ऊपर, ये सभी स्थान का बोध कराएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है भाई। ये सोना और बैठना, क्या ये मतलब सोना और बैठना क्या किसी की स्थिति बताएंगे? नहीं, सोना और बैठना क्रिया होता है ना। ये चीज आप लोग इससे हटा दीजिएगा, मैंने इस पे विचार नहीं किया, अब किया है तो बिल्कुल सही कर दिया। फिर सोना और बैठना क्या होता है दोस्त? वो क्रिया होता है। सोना और बैठना क्रिया होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं हम तो स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को जान रहे हैं, और सोना और बैठना को स्थान का बोध थोड़ी ना कराएंगे। ऊपर वाला कराएगा, ये ऊपर शब्द करा देगा भाई, ऊपर हूं मैं तो छत के, है ना, स्थान का बोध करा दिया। नीचे हूं मैं तो
स्थान का बोध करा दिया। सोना और बैठना ये तो क्रियाएं हैं, ये गलत लिखा हुआ, टाइपिंग गलत हो गया था, मिस्टेक को मैं करेक्ट करा रहा हूँ साथ के साथ, अगर कोई है तो। क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक आइए। स्थानवाचक में भी दो टाइप से बनते हैं क्वेश्चन, एक स्थिति सूचक से बनते हैं, दूसरा दिशा सूचक से बनते हैं, दिशा सूचक से बनते हैं। जैसे रीतिवाचक के कई प्रकार मैंने आप लोगों को कराए, लेकिन आप लोगों को इतना ज्यादा डीप से जाके नहीं पूछेगा, बस एक नजर आप लोगों को डालनी है, बस एक नजर कि भाई प्रकार बोधक में ये जाएगा, ठीक है ना, और जैसे यहाँ स्थिति सूचक में ये कंडीशन जाएंगी और दिशा सूचक में ये कंडीशन जाएंगे, केवल नजर डालनी है, ज्यादा दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना है। अच्छा, स्थिति सूचक जैसे कि यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सब जगह, निकट, सामने, दूर, पास, चारों ओर, भीतर, बाहर, आगे पीछे, अंदर, छत पर, ये स्थिति का बोध करा रहे हैं, स्थिति के बारे में सूचना दे रहे हैं। दिशा के बारे में सूचना कौन कौन देगा, दाएं हूं मैं उसके, दिशा को बता दिया, बाएं हूं, इधर हूं, है ना भाई, उधर हूं, किधर हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशा सूचक शब्द है। ऊपर स्थिति के बारे में बता रहा है, नीचे दिशा के बारे में सेकंड नंबर पे बता रहा है। इतना ज्यादा माइंड डिस्टर्ब आप लोग को नहीं करना है, आप लोग ये शब्द देखो, बाहर, भीतर, अंदर, यहाँ, वहां, किधर, इधर, ये वाले शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं, अगर ये शब्द कहीं भी आप लोग देखो सेंटेंस के बीच में, तो आप लोग सोच जाइएगा स्थान का बोध कराया होगा, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण रहा होगा। क्लियर हो गया भाई, आ जाइए। और सेंटेंस से बहुत अच्छा समझ में आता है, तुम अंदर जाकर बैठो, देखिए अंदर के बारे में बोला, सेंटेंस से मैंने बोला नहीं, सेंटेंस से अपने आप समझ में आ जाता है, काल का बोध है, रीति का बोध है, या फिर स्थान का बोध है। तुम अंदर जाकर बैठो, बैठना क्रिया है, लेकिन अंदर बैठो, स्थान बता दिया, है ना। खेलना, खेलना क्रिया है, बाहर खेलो, स्थान बताया बाहर खेल भाई। हम छत पर सोते हैं, सोना क्रिया है, और बता दिए कहाँ संपन्न होगी, छत पर, है ना, सोना क्रिया, छत पर, छत क्या है, तो छत आपका स्थान बताया है। बैठना क्रिया, पेड़ पर, स्थान बताया है। शशि मुझसे बहुत दूर बैठी है, बैठना क्रिया, दूर बताया है कि दूर बैठी है, बहुत दूर बैठी है, तो दूर बैठना क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका स्थान, दूर बैठी है बताती है स्थान, है ना। तुम अपनी दहीनी ओर, दहीनी ओर दिशा का बोध करा दिया इसने, दहीनी ओर जाओ, है ना, तुम अपनी दहीनी ओर जाओ, जाना क्रिया, लेकिन दहीनी ओर जाना, है ना, स्थान बताया है। मैं बाहर खेलता हूँ, खेलना, बाहर खेलता हूँ, बाहर के बारे में बता दिया, है ना। रमेश मैदान में खेल रहा है, खेलना क्रिया, लेकिन कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, याद रखना, स्थान बताया कि मैदान में खेल रहा है। जाओ, जाकर अंदर बैठो, है ना, जाकर बैठना क्रिया, लेकिन अंदर बैठने के लिए बोला है। सीमा मुझसे बहुत दूर बैठी है, सीमा दूर बैठी है, बैठना क्रिया, दूर बैठी है स्थान है बता दिया। तुम अपनी दहीनी ओर जाओ, दहीनी ओर जाओ, जाना क्रिया, लेकिन दहीनी ओर जाओ दिशा सूचक है। मुरारी मैदान में खेल रहा है, खेलना क्रिया, लेकिन मैदान में खेल रहा है, तो मैदान स्थान बता दिया। स्थान का बोध हो जाएगा सेंटेंस पढ़ते ही, है ना। रीति शैली ढंग का बोध हो जाएगा रीतिवाचक में, और आप लोग का काल यानी कि समय का बोध हो जाएगा कालवाचक में। ये चार टॉपिक तो आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बाद बाकी तो फिर आप लोग काम चलाओ भी पढ़ सकते हैं। आगे देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आखिर होता क्या है, वे शब्द जो क्रिया के परिमाण अर्थात माप तोल की अवस्था के बारे में बताते हैं। क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का पता, ठीक है भाई, क्रिया के परिमाण जिसमें संख्या या मात्रा का पता चलता है, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाण से समझ जाइएगा, माप तोलने वाली मात्रा होती है इसके अंतर्गत। परिमाण का मतलब ही मात्रा, क्वांटिटी से होता है, ये चीज याद रखिएगा, है ना भाई। मैं जितना, उतना, है ना भाई, इत्यादि जैसी कंडीशन, जितना, उतना, इतना, बारी बारी, पूर्णता, है ना, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्द परिमाण बोधक में आते हैं। कौन कौन से आते हैं जरा यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये शब्द आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे, मैंने आपके लिए सेट किए हैं इतने सारे शब्द, बस समझ के चल रहा है, बाद बाकी सेंटेंस आप लोग को अपने आप समझा देगा, सेंटेंस आप लोग अपने आप पकड़ लोगे, बस थोड़ा सा सेंस यदि आप लोगों ने लगाया तो। उतना, राम उतना मोटा नहीं है जितना कि सीता, तो उतना क्या बता रहा है, परिमाण का बोध करा रहा है, मेरे पास उतना धन नहीं है, याद रखो, जितना सीता के पास है, जितना, इतना, बारी बारी, पूर्णता, ठीक है ना, पूर्णता का मतलब पूरी तरह से, याद रखो ये चीज भी,
ठीक है, परिमाण बोधक में। आगे देखिए, जहां तक, बिल्कुल, क्रमशः, कितना, अधिक, पर्याप्त, काफी, कुछ, लगभग, जरा, बस, ठीक है, थोड़ा, उतना ही, बहुत, अधिकाधिक, सर्वथा, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल करके, तिल तिल, एक एक करके, कम, सर्वथा, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, दो दो बार भी आ गए कुछ शब्द, इतना, उतना, कितना, खूब, ज्यादा, अल्प, तनिक, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, क्रमशः, अतिशय, निपट, टुक, किंचित, बराबर, रचमात्र भी आ जाएगा इसमें, है ना, अस्तु, यथाक्रम, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, प्राय और अनुमानतः, ये सभी शब्द आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? परिमाण बोधक के अंतर्गत। सेंटेंस में अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये शब्द आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जरा आइए परिमाण बोधक में भी अब हम लोग थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि कौन किसके अंतर्गत जा सकता है। जैसे कि कुछ न्यूनता का बोध कराएंगे। न्यून का मतलब होता है कम का, जैसे कि थोड़ा, जरा, किंचित, रचमात्र, कुछ इत्यादि। ये न्यून यानी कि कम का बोध करा रहे हैं। कुछ परिमाण बोधक में तुलना का बोध कराएंगे, जैसे कि अधिक, कम, है ना, तुलना, उतना, इतना, ये कंपैरिजन कराएंगे, तुलना का बोध। कुछ अधिकता का बोध कराएंगे, जैसे कि खूब, अत्यंत, ज्यादा, बहुत, अति इत्यादि, है ना। अब कुछ पर्याप्ति का बोध कराएंगे, जैसे कि यथेष्ट, है ना, काफी, पर्याप्त, बस, ठीक इत्यादि। कुछ श्रेणी का बोध कराएंगे, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी। ये कुछ श्रेणी बोधक भी इसमें आएंगे परिमाण बोधक में। सर इतना ज्यादा हमको समझ के चलना, बिल्कुल नहीं समझ के चलना। बस जितने शब्द मैंने ऊपर आप लोग को लिखवाए हैं उनमें नजर बना के रखनी है, और आप लोग को वो चीज पकड़नी है कि किसने परिमाण के बारे में जानकारी दी है, किसने काल के बारे में, किसने रीति के बारे में जानकारी दी है। तो ये चीज बस आप लोगों को किसने स्थान के बारे में जानकारी दी है, बस ये चीज समझ के चलनी है। उदाहरण से समझो, तुम थोड़ा अधिक खाओ, है ना, खाने के बारे में, खाना क्रिया हो गया, लेकिन थोड़ा खाओ, अधिक, थोड़ा अधिक, थोड़ा वर्ड लगा हुआ, किसकी मात्रा बता रहा है? थोड़ा वर्ड क्या बता रहा है यहाँ पे? मात्रा बता रहा है ना, कि थोड़ा खाओ भाई, मात्रा का मतलब क्वांटिटी बताएगा सेंटेंस में, तो वो परिमाण बोधक हो जाएगा। तुम, अमृत बहुत ज्यादा दौड़ता है, बहुत ज्यादा दौड़ता है, यहाँ बहुत वर्ड नहीं होगा भाई, है ना, बहुत, बहुत आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। पर्याप्त, बहुत, ये बहुत आ जाएगा इसमें परिमाण। बहुत खाओ, तो बहुत, बहुत का मतलब मात्रा बता रहा है कि बहुत ज्यादा खाओ आप। राहुल थोड़ा अधिक खाओ, थोड़ा अधिक, तो यहाँ थोड़ा अधिक में है ना। बहुत ज्यादा भी इसके साथ शामिल हो जाएगा, ज्यादा भी इसमें आता है, याद रखना ये चीज भी, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, आयुष उसके दोस्तों से ज्यादा पढ़ता है, पढ़ना क्रिया, लेकिन ज्यादा पढ़ता है, मात्रा बताई है उसने, है ना भाई। अच्छा, शुभम अधिक खाना खाता है, अधिक खाना खाता है, तो अधिक मात्रा बता दी उसने कि अधिक खाता है। आनंद उसके दोस्तों से ज्यादा पढ़ता है, पढ़ना क्रिया, लेकिन ज्यादा पढ़ता है, मात्रा बताई है। आदित्य बहुत ज्यादा दौड़ता है, दौड़ना क्रिया, लेकिन ज्यादा दौड़ता है, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया, क्षमता के बारे में बताया है। अभी तक तुमने पर्याप्त नींद नहीं ली, यानी कि मात्रा के बारे में बताया है। तो मात्रा का बोध किसके अंतर्गत होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गए 4 पॉइंट, ये आप लोगों को ध्यान से ही पढ़ने थे। अब जो आगे के पॉइंट हैं, बस केवल आप लोगों को नजर बनानी है, ज्यादा काम आप लोगों का अब यहाँ से आगे बचा नहीं है, क्योंकि काम था तो ऊपर वाले चारों में ही काम था। विशेषण आप लोग देखेंगे जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे, वो चारों को पढ़ा के अपना काम खत्म कर देते हैं, लेकिन काम खत्म यहाँ नहीं हो जाता, क्योंकि यूपीएसआई अपर लेवल में आगे की क्वेश्चन बनते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं दोस्त 3। कौन कौन सा होता है? जिसमें एक होता है साधारण क्रिया विशेषण, नॉर्मली जिसे बोलते हैं। एक होता है संयोजक, संयोजक का मतलब जुड़ाव से होता है। एक होता है अनुबद्ध, अनु यानी जो पीछे चलने के लिए बाध्य हो। ये आपके 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। साधारण उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। संयोजक उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका संबंध उपवाक्य से रहा होता है, यानी सेंटेंस 2 मिलेंगे इसमें आप लोगों को, ठीक है। अनुबद्ध उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए किया जाता है, यानी कि धारणा के लिए किया जाता है, याद रखना। तो 3 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग साधारण क्रिया विशेषण आप लोग को क्लियर कर देते हैं कि साधारण क्रिया विशेषण आप लोगों का होता क्या है।
जो कि आप लोगों का प्रयोग के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रयोग के आधार पे 3 भेदों में सबसे पहला भेद यही है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है वे शब्द साधारण क्रिया विशेषण। साधारण का मतलब ही सिंपल से है, तो जहां सिंपल है वहां स्वतंत्र ही होगा सारा कुछ। जैसे कि ये वर्ड मिलेंगे अब, जल्दी और कहां। तो क्या सर अब, जल्दी और कहां की कंडीशन आपकी जो आपने पढ़ाए हैं पहले, जो आपने पढ़ाया है मेरे अर्थ के आधार पे, क्या उसमें नहीं जाते? जाते हैं। तो जब उससे आप लोगों को ऑप्शन बना के देगा तो आप लोगों का ये ऑप्शन नहीं रखेगा, और जब यहां से ऑप्शन बनाएगा तो उन ऑप्शनों को नहीं रखेगा। इतनी ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में वो क्रिएट नहीं करेगा। जैसे जैसे एग्जाम्पल आया, अरे तुम कब आए, तुम कब आए। ठीक है, अरे तुम कब आए स्वतंत्र रूप से यहाँ पे प्रयोग होगा। ठीक है ना, अरे तुम कब आए। तो यहाँ अब, जल्दी, कहाँ, ये कब भी डाल सकते हो इसमें, कब, है ना। हाय यह क्या हो गया, ये भी डाल सकते हो इसमें, हाय यह क्या हो गया। यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया इसमें साधारण क्रिया विशेषण। याद रखना, जो साधारण क्रिया विशेषण है इसमें अब, जल्दी, कहाँ आदि आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अरे वह लड़का कहाँ चला गया, है ना, बेटा जल्दी आओ, ऐसे सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर ऐसे सेंटेंस आप लोगों को देखने के लिए मिले, आप लोगों का सेंटेंस आए, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, कहाँ वर्ड आ गया इसमें, है ना, तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ। अच्छा, तो आप लोग को ऑप्शन कैसे बना के देगा? फिर ऑप्शन बना के देगा, बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में साधारण क्रिया विशेषण है, या बताइए निम्नलिखित में से, या आपसे पूछेगा अरे वह लड़का चला गया, उपरोक्त वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बना के देगा साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। वहां आप लोग को पहले 4 जो भेद कराए ना मैंने आप लोग को अर्थ के आधार पे, उनमें से भेद नहीं देगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बेटा जल्दी आओ, जल्दी वर्ड मिल गया, है ना, किस में जाएगा? साधारण सी क्रिया हुई है, ठीक है ना, जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ, जल्दी स्वतंत्र रूप से, है ना, कब, क्या, कहाँ इत्यादि आएंगे। आगे आ जाइए, संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है? सर हमारी समझ में कम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों की समझ में भी कम आ रहा है, बस आप लोगों को नॉर्मल साइज से देखते चले जाना है। ठीक है, संयोजक का मतलब ही जुड़ाव से होता है। जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है, वाक्य का उपवाक्य से, यानी आप लोग इसमें याद रखिएगा, इनवाइटेड मतलब आप लोगों को अल्प विराम मिलेगा, और अल्प विराम से पहले एक वाक्य और बाद में एक वाक्य मिलेगा। संयोजक का मतलब जुड़ाव से होता है। ठीक है, वह शब्द संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आप लोगों को सेंटेंस में कॉमन मिलेंगे, वहां, जहां, जब, तब। और सबसे बड़ी चीज, शब्दों को मारो गोली, मैंने आप लोग को पहचान बताइए कि उपवाक्य पर आधारित सेंटेंस मिलेगा। जहां तुम अभी खड़े हो, देखो ये रहा, वहां घर हुआ करता था। उपवाक्य, पहले वाले वाक्य का संबंध दूसरे वाले पे है, डिपेंडेबल है। ठीक है ना, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा, तो देखो ये रहा, जहां, वहीं, लेकिन इस चीज से जुड़ा हुआ है, इससे ही संयोजक की पहचान होती है। यहां हम चल रहे हैं ना, है ना, यहां हम चल रहे हैं और वहां वो दौड़ रहे हैं, तो देखिए संयोजक यानी कि जुड़ रहा है सेंटेंस, और जब जुड़ रहा है तो संयोजक क्रिया विशेषण होगा, याद रखना। जब आप आएंगे तब मैं घर जाऊंगा, जहां आप जाएंगे वहां मैं भी जाऊंगा। ये देखिए, आगे पढ़ते हैं, अनुबद्ध क्रिया विशेषण क्या होता है। अनुबद्ध, बद्ध का मतलब करना होगा, है ना। चलिए, ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग, अनुबद्ध हो, करोगे ही करोगे। बद्ध का मतलब बाध्य होता है, बाध्य, और बाध्य का मतलब करना ही होता है, और इसलिए निश्चय है ये कंडीशन। तो याद रखना ये चीज, अनुबद्ध, करोगी करोगे। ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं, या किसी शब्द की अवधारणा के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोगों को सेंटेंस में ज्यादातर केस में ये मिल जाएंगे कॉमन से, इनके अलावा भी नहीं, इनके अलावा भी नहीं हो सकते, बिल्कुल होंगे जी, लेकिन ये शब्द कॉमन से मिल जाएंगे, तक, भर, भी, तो आदि। जैसे कि यह काम तो गलत ही हुआ है, जोड़ दे के कह दिया ये काम तो गलत ही हुआ है, तो वर्ड आ गया यहाँ पे, तो गलत ही हुआ है, अनुबद्ध है, यानी कि अवश्य है, निश्चय के लिए ये बात हुई है यूज में, ये काम तो गलत ही हुआ। भाई आपने सेंटेंस बोला, ये क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन बनाए, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध, तो वहां आपका आंसर अनुबद्ध हो जाएगा, क्योंकि निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके आने भर की देर है, आपके आने भर की देर है, देखिए निश्चित है कि आपके आने भर की देर है, मैं चलूंगा,
तो भर वर्ड मिल गया, आने भर की दे रहे आपके, है ना, यानी निश्चय है ये बात, वो पहले ही रेडी बैठा है, तैयार बैठा है। जैसा कि आपने ऊपर दिए गए उदाहरण में देखा कि भर ही जैसे शब्दों का निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग किया जाता है, अतः यह शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण होता है। अब पढ़ते हैं रूप के आधार पे क्रिया विशेषण के भेद। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सर? क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बना के दूंगा एक प्रैक्टिस सेट, ऑलरेडी तो नहीं लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बना के दूंगा, मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा पूरा इससे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3। आप लोगों से पूछ सकता है रूप के आधार पे, एक मूल क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानीय, तीसरा यौगिक क्रिया विशेषण। मूल का मतलब जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, ठीक है। अच्छा, यौगिक जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के साथ प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, ठीक है, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानीय वे होते हैं जो अन्य शब्द या जो बिना किसी परिवर्तन के एक विशेष स्थान पर आ जाते हैं, वे आप लोगों के होते हैं संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण। चलिए एक एक को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, रूप के आधार पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़िए मूल क्रिया विशेषण क्या होता है। मूल का मतलब ही आप लोग समझ जाइए कि ऐसे शब्द या ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, अर्थात जो स्वतंत्र छोटे होते हैं, जो किसी के मेल से नहीं बनते, मूल क्रिया विशेषण। जैसे कि पास, पास किसी के मेल से बनेगा क्या? नहीं। दूर, मेल से थोड़ी ना बनेगा। ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक, और भी हो सकते हैं ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी जो शब्द शब्दों में प्रत्यय लगे बिना बन जाते हैं, जिनमें प्रत्यय का यूज नहीं किया जाता, वे शब्द मूल क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सामने आप लोग को दिख रहे हैं सारे के सारे आप लोग उतार लीजिएगा। अचानक मूल क्रिया विशेषण शब्द है, आज मूल क्रिया विशेषण, और आप लोग देख लीजिएगा जिसमें प्रत्यय ना जुड़ा हो सारे मूल क्रिया विशेषण है। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या होता है जरा समझ के चलिए। स्थानीय क्रिया विशेषण, जिसे दूसरा नाम देते हैं संयुक्त क्रिया विशेषण। संयुक्त का मतलब ही मेल से होता है। स्थानीय क्रिया विशेषण और संयुक्त क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो बिना अपना रूप बदलाव किए गए किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, बिना बदलाव किए, वे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। या आप लोग ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर जो आ जाते हैं शब्द, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये कई प्रकार से बनते हैं ये स्थानीय क्रिया विशेषण या संयुक्त क्रिया विशेषण। संयुक्त का मतलब ही जुड़ाव से होगा, तो आप लोगों को याद रखना है संयुक्त का मतलब ही जुड़े हुए होंगे, याद रखना, ठीक है ना। चलो, जैसे कि संज्ञा की दुरुक्ति से, घर संज्ञा हो गया, घर घर, घर घर, है ना, तो घर घर यानी स्थान के बारे में बोध करा रहा है। दूसरी चीज संयुक्त रूप से है, याद रखना, घड़ी घड़ी, ये भी कैसा? स्थानीय बोधक है, और स्थानीय बोधक में भी संज्ञा की दुरुक्ति से बना हुआ है। घड़ी जातिवाचक संज्ञा, घर जातिवाचक संज्ञा, इससे बना हुआ है ना। तो स्थानीय क्रिया विशेषण है। आपसे पूछे घड़ी घड़ी में कौन सी संज्ञा है, वहां ऑप्शन आपको बना के देगा कौन सी मूल संज्ञा, सॉरी मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण या संयुक्त क्रिया विशेषण, कौन सा विशेषण है। तो आप लोग कहेंगे सर संयुक्त क्रिया विशेषण है, क्यों? क्योंकि दो जुड़े हुए हैं, घड़ी घड़ी, ठीक है ना, घर घर, और स्थान भी बता रहे हैं कि घड़ी घड़ी घर घर। घड़ी घड़ी का मतलब समय के बारे में भी बोध ये करा रहे हैं। आ गया ये दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से भी संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानीय क्रिया विशेषण बनता है। दो संज्ञाओं के मेल से, भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे कि रात अलग हो गया संज्ञा, दिन अलग, रात दिन, है ना, याद रखना ये संयुक्त हो गया। सांझ सवेरे, याद रखो ये भी संयुक्त हो गया। सांझ अलग संज्ञा है, व्यक्तिवाचक सवेरे अलग संज्ञा है, लेकिन इससे भी बन गया क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा? संयुक्त, संयुक्त वाला, ठीक है, स्थानीय वाला, जो कि रूप के आधार पर 3 भागों में से मूल, यौगिक और स्थानीय के अंतर्गत आता है। आगे क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से भी बन जाता है, जहां क्रिया की विशेषता की द्विरुक्ति से भी, जैसे कि धीरे धीरे क्या है? ये क्रिया विशेषण है, लेकिन धीरे धीरे ये क्रिया की क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से भी बन गया, जहां जहां, ऐसे याद रखिएगा। भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से भी बन जाता है, जैसे कि जब तब, संयोजक है ना नाम, स्थानीय है ना, जहां तहां, है ना, क्रिया विशेषणों के बीच में न आने से, ठीक ना। और कैसे बनता है?
क्रिया विशेषणों के बीच में न आने से, न वर्ड आने से, जैसे कि कभी न कभी, कुछ ना कुछ इत्यादि, ये भी हो जाएगा। तो एक पॉइंट अगला ये भी डाल दीजिएगा, क्रिया विशेषण के बीच में न वर्ड आने से भी, ठीक ना, संयुक्त या स्थानीय, संयुक्त या स्थानीय क्रिया विशेषण प्राप्त किया जाता है रूप के आधार पे, याद रखना ये चीज। आगे आइए, अनुकरण मूलक शब्दों की उत्पत्ति से। अनुकरण का मतलब एक जैसे जो होते हैं, या एक जैसे, ये अनुकरण का मतलब पीछे चलने वालों की टाइप से होता है। तो अनुकरण मूलक शब्दों की दुरुक्ति से, जैसे कि झटपट, झट और पट, अनुकरण का मतलब एक साथ जो चलते हैं, धड़ाधड़, है ना। और अव्यय के प्रयोग से भी, अगला पॉइंट डालोगे, अव्यय के प्रयोग से भी जो आपकी संयुक्त क्रिया विशेषण है वो बनती है। अव्यय के प्रयोग से भी, अव्यय के प्रयोग से भी, अव्यय का मतलब अविकारी, जैसे कि प्रतिदिन, तो अव्यय के प्रयोग से भी बनती है प्रतिदिन, ये क्योंकि नाम इसका क्या है, संयुक्त या स्थानीय, तो प्रतिदिन, यथाक्रम, यथाक्रम, ये अव्यय के प्रयोग से भी बन रहे हैं। क्या, अव्यय के प्रयोग से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनाई जा सकती है। ठीक है भैया, चलो, तो आप लोगों का ये जो संयुक्त क्रिया विशेषण है उसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए यौगिक क्रिया विशेषण पे। यौगिक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं, ठीक है, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा धातु में प्रत्यय से बनते हैं, जैसे कि मन से, देखते हुए, है ना, यहां तक, यानी प्रत्यय लगे हुए शब्द होते हैं, प्रत्यय लगे हुए शब्द होते हैं, जैसे कि मन से, देखते हुए, यहां तक, वहां पर, इस इत्यादि टाइप के। ठीक है, ऐसे शब्द आप लोगों को यौगिक क्रिया विशेषण में देखने के लिए मिलेंगे। संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण कैसे बनेगा, जैसे कि देखिएगा, आप लोग इसे करेक्ट करिएगा थोड़ा सा, ये कैसे हो सकता है। सवेरे से, शाम से, आ जन्म, है ना, आ जन्म, तो संज्ञा से बना हुआ आ जन्म, जन्म से, है ना, क्रम से, यानी क्रम के अनुसार, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, है ना, सवेरे से, याद रखना, शाम से, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ सर्वनाम से, है ना, सर्वनाम से यौगिक क्रिया विशेषण बन गया, यहाँ, वहां, अब, कब, इतना, उतना, जहां, जिससे आदि। विशेषण से यौगिक बना, कैसे, चुप, चुपके बन गया, पहले, है ना, दूसरे, बहुधा, धीरे, ये सब विशेषण से यौगिक क्रिया विशेषण बन गए। क्रिया से क्रिया विशेषण, क्रिया से बना हुआ, कैसे, खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, जागते आदि। तो ये कुल मिला के बात ये है आप लोगों को, ठीक है ना, आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ जो यौगिक क्रिया विशेषण होगा, यौगिक क्रिया विशेषण, ये ऐसा क्रिया विशेषण होगा जो किसी क्रिया या जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद आदि लगाने से, प्रत्यय या पद आदि लगाने से आप लोग प्राप्त करता हो देखेंगे। या ऐसे क्रिया विशेषण यौगिक जो होंगे, ये क्रिया की विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी ये ऐसे जो होंगे वो यौगिक क्रिया विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोगों को देखिए, यहाँ से सबसे ज्यादा मेन फोकस बना के रखना है, जो मैंने आप लोगों को अर्थ के आधार पे कराए थे ना, अर्थ के आधार पे जो 4 कराए थे, उसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को अपना दिमाग लगा के चलना है, क्योंकि 99% क्वेश्चन आप लोग का वहीं से उठ जाता है। 1% में बाद बाकी प्रयोग या रूप के आधार को पूछता है, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि वहां से आप लोगों का क्वेश्चन आए तो कभी गलत ना हो। आशा करता हूँ आप लोगों को एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट रह जाता है दिमाग में तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।